Namaskar all, Namaskar, welcome to the show. Professor, are you there? Professor हरे Dr. कृष्णा Karthik, सर। Jai Shri Krishna ma'am. So I would request everyone to unmute all. Please unmute yourself. यस सर, मैं अनम्यूट हूँ जी, अभी। वेट कर लें सर, 2-4 मिनट और स्टूडेंट भी ऐड हो जाए, sure. है ना, क्योंकि Sure. अभी तो 9 o'clock कंप्लीट हुए हैं, 2-3 जी, मिनट्स और वेट कर लें। right. ऑल ऑफ यू। Hare Krishna ma'am, Hare Krishna. I would request all to unmute. आई एम डॉक्टर आरती कपूर, एस्ट्रोलॉजी हिंदी प्रोफेसर। मेरे ख्याल से इसमें काफी सारे स्टूडेंट शायद मेरे भी होंगे, जी, है ना। यस मैम। ओके, तो आपको मालूम होगा जैसे कि हम लोग आज यहाँ पे एमए के वेबिनार के लिए आए हैं। तो पहले तो आप लोग पीजीडीए तो आपने पढ़ा ही हुआ है, बेसिक्स, और उससे थोड़ा ज्यादा तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब हमारा जो एमए का जो कोर्स रहेगा वो तो आप लोगों को मालूम ही है ना, कि जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे अब एक स्टेप और ऊपर हम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये पढ़ा कि सेवंथ हाउस से हम लोग शादी देखते हैं, सेवंथ हाउस से हम पार्टनरशिप देखते हैं, या सेवंथ हाउस से जो भी आपने पढ़ा हमसे पीजीडीए में। अब क्या है, अभी हम पढ़ेंगे वही 12 हाउस, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी में है तो वही 12 हाउसेस, लेकिन अब हम उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेवंथ हाउस का मैं आपसे बात कर रही थी, हम अब इसमें ये पढ़ेंगे कि सेवंथ हाउस में अर्ली मैरिज होगी तो क्यों होगी, डिले मैरिज क्यों होगी, है ना। और इसके अलावा हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे कई लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं या शादी होती ही नहीं है, ठीक है, या प्रोफेशन कैसे चलेगा पर्सन का। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे 10th हाउस है, उसमें थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन पर्सन लेगा, है ना, या क्या उसका प्रोफेशन होगा। देखो प्रोफेशन खैर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और आज की डेट में थोड़ा सा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो पहले की तरह वही जैसे हुआ करते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो रहा नहीं अब प्रोफेशन में बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं। बट फिर भी हम इसमें ये देखते हैं कि कौन टेक्निकल में या कौन उसमें जाएगा, है ना, फाइनेंस में जाएगा, कौन मेडिकल में जाएगा। थोड़ा हम ये इसमें अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना आपने अभी तक किया है, अब हम उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बहुत आप सब लोग जो हैं वो शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से सब लोग बहुत घबराते हैं, है ना। इसके अलावा जो ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट से भी सबको बहुत अच्छे से नहीं देख पाते कि ये ट्रांजिट हमारे लिए अच्छा है या ये ट्रांजिट हमारे लिए खराब है। तो उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाएंगे। जैसे एक विद्या है एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं अष्टक वर्ग। तो इसमें मैं अष्टक वर्ग भी डिटेल से पढ़ाती हूँ। अष्टक वर्ग से आपको ये पता चलेगा, जैसे आप लोग आजकल यूट्यूब वगैरह पे सुनते हो कि अब इस प्लैनेट का ट्रांजिट इस राशि में है, इस प्लैनेट का ट्रांजिट इस राशि में है, ये ऐसा रहेगा। अब वो लोग तो क्या होता है ना कि एक आपको जर्नल बताते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। हर एक होरोस्कोप के ऊपर सबका अलग अलग रिजल्ट होता है, ठीक है। अब आपके होरोस्कोप पे उसका क्या रिजल्ट होगा, ये देखने के लिए आपको अष्टक वर्ग भी आना चाहिए। और शनि की 7.5 किसी के लिए बहुत अच्छी और किसी के लिए बहुत खराब भी होती है। अब देखो जवाहरलाल नेहरू थे या राजीव गांधी थे,
ये लोग शनि की साढ़े साथी में ही प्राइम मिनिस्टर बने, और कई लोगों को शनि की साढ़े साथी बहुत ऊपर ले जाती है। अब किसको इससे डरना चाहिए, किसको इससे नहीं डरना चाहिए, ये भी हम देखते हैं अष्टक वर्ग, और उसके बाद इसका एक छोटा रूप है जिसको हम कहते हैं डिटेल में जाने के लिए भिन्नाष्टक वर्ग। तो हम लोग अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग इन दोनों को देख के ये बता सकते हैं कि शनि का जो ट्रांजिट है, या शनि की साढ़े साथी, या कोई भी ग्रह का ट्रांजिट कैसा रहेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा टिप्स पे आपको पता चल जाएगा। अष्टक वर्ग से हम कई छोटी छोटी और भी चीजें सीखते हैं, लाइक कि कोई व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, क्या उतना गेन भी मिलेगा उसको, या कोई पर्सन जो है उसकी लाइफ में 12 हाउसेस में से कौन सा हाउस जो है वो उसके लिए सबसे अच्छा है। कई बार मैरिज देखने के लिए हम इतनी डिटेल ना देखकर हम लोग कई बार अष्टक वर्ग भी देख लेते हैं। तो छोटी सी एक जर्नल सी प्रेडिक्शन तो हम जल्दी से अष्टक वर्ग से भी कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट है जो बहुत अच्छा जाएगा, बचपन है या आपकी यंग एज है या ओल्ड एज है, तो इसको भी हम अष्टक वर्ग से बहुत अच्छे से देखते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग ताराबल, जो कि हम पीजीटीए में नहीं करते, वो भी इसमें बताया जाता है कि कौन सी दशा आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी दशा में आपको प्रॉब्लम रहेगा, या कौन सा नक्षत्र है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन सा नक्षत्र खराब है। लाइक कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे जन्म से जो 10वां नक्षत्र है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। अगर हम उसका कोई भी आर्टिकल अगर अपने पास रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल रहता है वो, और लाइफ में हमें बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब हम ताराबल पढ़ेंगे तो उसमें आप इन सब चीजों को पढ़ोगे, उसमें आप एक बहुत ही जल्दी से ये बता पाते हो कि कौन सी दशा बहुत अच्छी जाएगी और कौन सी दशा में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, हम लोगों ने बेसिक्स पूरा आपको पढ़ाया, पूरा आपको ट्रांजिट, पूरा वर्गाचार सब अच्छे डिटेल में पढ़ाया। अब उसी पढ़ाई का एक नेक्स्ट लेवल है ताकि आप और मिन्यूट स्थिति में समझ सको चीजों को। तो हर एक हाउस को हम बड़ा डिटेल में कराएंगे इसमें आपको, और इसके अलावा इसमें मैं स्पेशली महादशाओं को भी बहुत अच्छे से करवाती हूँ। हमारी जो क्लासिकल टेक्स्ट है बृहत पराशर होरा शास्त्र, उसमें भी हमारी महादशाओं को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं हमारे जिसमें ये मेंशन किया गया है कि फॉर एग्जाम्पल किसी की मंगल की दशा चल रही है, या राहु की चल रही है, या बृहस्पति की कोई भी महादशा चल रही है, बृहस्पति में बृहस्पति आया, या बृहस्पति में शनि, बृहस्पति में बुध केतु जब भी आया, अब मान लो बृहस्पति में किसी का शनि चल रहा है, तो आपके होरोस्कोप के हिसाब से उसमें जो भी रेमेडी होगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन हर महादशा में जो अंतरदशा आती है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक रेमेडी होती है जो कि आप आंख बंद करके भी किसी को दे सकते हो। ठीक है, तो हर एक महादशा में जो अंतरदशाएं आएंगी उसकी एक स्पेसिफिक रेमेडी है जो कि मैं आपको बताऊंगी, जिसको कि किसी की महादशा में अगर वो अंतरदशा चल रही है और वो प्रॉब्लम में है तो आप बिना चार्ट देखे भी उसको कह सकते हो कि आप ये वाली रेमेडी करो, तो आपको बहुत इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये सब अच्छे से करेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जैसे 7th हाउस है आपका। ठीक है, अब 7th हाउस में हम लोग, आपको जैसे मैंने बोला कि 7th हाउस में हम अर्ली मैरिज देख सकते हैं, डिले मैरिज देख सकते हैं, नॉर्मल मैरिज देख सकते हैं। तो उसमें क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे मान लीजिए अर्ली मैरिज है जिसको कि हम 21 ईयर तक जिनकी शादी हो जाए उसको हम अर्ली मैरिज में लेते हैं। ठीक है, अब अर्ली मैरिज जो है वो कैसे देखेंगे हम किसी भी हॉरोस्कोप में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जैसे कुंडली के लगन और सप्तम में अगर शुभ ग्रह हो, और 2nd और 8th में अगर शुभ ग्रह हो। ठीक है, इसके अलावा कुंडली में जितने भी हमारे शुभ ग्रह हैं
वो वक्री नहीं होने चाहिए। शुक्र जो है वो हमारा अस्त नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र अस्त होता है तो कहीं ना कहीं मैरिज में थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है शुक्र के बारे में। ठीक है। और अगर ये भी देखा गया है, अगर बृहस्पति शुक्र के पास हो और कोई भी और ग्रह उनसे संबंध ना हो, तो भी मैरिज जो है वो जल्दी हो जाती है। लग्नेश सप्तम भाव में हो, लग्नेश और सप्तमेश में जो डिग्री होती है, जो भी डिग्री होती है उनकी, उस डिग्री में बहुत दूरी अगर कम हो, तो भी ये देखा गया है कि जो मैरिज है वो अर्ली एज में हो जाती है। और अगर लग्नेश की भी डिग्री शुक्र के नजदीक हो, तो भी हमने बहुत बार ये देखा है कि जो मैरिज है वो टाइमली हो जाती है। ठीक है सर, एक्चुअली इसमें ना काफी लोग एडमिट हो रहे हैं, तो आप एक बार देख लेना। जी जी तो बिल्कुल। कईयों को तो मैं एडमिट कर रही हूँ, तो मेरा जी ध्यान उसी में चला जाता है एडमिट में। जी तो ठीक है। अगर हमारे पंचम भाव में शुभ ग्रह हो और सूर्य चंद्रमा हमारे पीड़ित ना हो, तो भी हम ये कह सकते हैं कि विवाह जल्दी हो जाए। इसके अलावा यदि सप्तम भाव को बृहस्पति देखता है, तो भी ये बोला गया है कि विवाह में बहुत जो विलंब है वो नहीं होता। ऐसे ही 21 से 24 में, 24 से 28 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, या सेवंथ हाउस में जब हम कुंडली मिलान करते हैं, अष्टकूट मिलान करते हैं, तो या मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष कहाँ हमें कंसिडर नहीं करना, या मांगलिक दोष में हम लोगों को क्या उपाय करना है, ये सब चीजें जो है हम आपको इसमें एमए में सिखाएंगे। तो मेनली मैंने आपको बताया एमए में जो आपका नया रहेगा, जो लोगों ने और ज्वाइन किया है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपका अष्टक वर्ग आपको सिखाया जाएगा, जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिडिक्शन। इसके अलावा ताराबल, इसके अलावा जितनी भी महादशा में अंतरदशाएं आएंगी, हर महादशा में अंतरदशा जब आएगी एक स्पेसिफिक रेमेडी होती है, वो आपको बताई जाएगी। वो महादशा में अंतरदशा का एक जर्नल रूल में आपको बताऊंगी कि कैसे जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हमारे 12 हाउसेज हैं, उनको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है। चलिए, अभी अगर सर क्वेश्चन ले लें, अगर किसी को कुछ पूछना चाहता हो कोई तो। जी मैम श्योर। ओके सर, अभी भी एडमिट है। सर एक बार ये अनपिन कर दीजिए, इसको नॉर्मल कर दीजिए। मैम मैं कुछ पूछ सकती हूँ? एक मिनट, एक सर ये ना कुछ पिन है, जैसे हमारा नॉर्मल रहता है ना फाइल स्टाइल में, एक बार इसको ऐसे एक मिनट। जी यू कैन प्रोसीड। एक्चुअली सर ये सारे हम एक बार प्रेजेंट हो जाए ना इसमें, तो सबके हैंड रेस दिख जाते हैं। ये श्योर। एक अगर पिन हो जाता है ना, तो उसमें हाँ थोड़ी दिक्कत। yes you can raise your hands if you have any questions. Right. Anish ji please unmute yourself. जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु अगर 8वें और 11वें भाव का स्वामी रहता है और सेकंड हाउस में हो, तो उसकी महादशा कैसी जाती है?
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? गुरु अगर, दोबारा प्लीज एक बार बोले। गुरु अगर 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो उसकी महादशा कैसी जाएगी? ठीक है, देखो, गुरु अगर आपका 8th एंड 11th लॉर्ड है, ओके, और जी सेकंड में बैठा है, तो जी। इसमें एक बात तो मैं आपको बोलूंगी कि फाइनेंशियली तो ये दशा थोड़ी बेहतर रहेगी, ओके। ठीक है। और दूसरा, ये जो 8th हाउस से रिलेशन इसका ज्यादा है, तो मे बी ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति या जो उसका इनहेरिट प्रॉपर्टी रहता है वो भी उसके लिए जो है वो उसको मिल सकता है। लेकिन क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिव हो रहा है और सेकंड हाउस में बैठकर बृहस्पति सेकंड हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इस दशा में व्यक्ति को अपने डायबिटीज वगैरह पे, लीवर प्रॉब्लम पे अपना चेक रखना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल मतलब ठीक ठाक जाएगा, फाइनेंशियली ठीक रहेगा हाँ एंड हेल्थ इशू आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और एक बाकी आप लोग कोर्स के रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछें, क्योंकि ये सब प्रिडिक्शन तो हम लोग वहां सीखेंगे, क्योंकि ये प्रिडिक्शन की क्लास नहीं है, कोर्स की क्लास है। बाकी आपने पूछा तो मैंने इसलिए जवाब दिया आपको। मैम बाकी एक अगर क्वेश्चन आप कुछ भी और कोर्स रिलेटेड पूछना चाहें, आप मेरे ही बैच से हैं या किसी और बैच से हैं? एक्चुअली मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अच्छा, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैंने पीजीडीएस किया था, अभी मास्टर्स करना है। ओके, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, आप लोग ज्वाइन करें तो नेचुरली आपको काफी हेल्प होगी आगे। तो ये मास्टर्स जब जो क्लासेस होगी इसके अंदर आप कुंडली से जो प्रिडिक्शन है वो सब बताएंगे, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीजीडीसीए में। देखो, ऐसा होता है, आपने पीजीडीए में थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप मुझे 5 डिक्टम ऐसे बताइए जिसमें कि आपको ये लगता है कि लेट मैरिज होगी या होगी ही नहीं उसकी मैरिज, है ना, या हम्म। अर्ली मैरिज होगी, तो अभी आप उसको नहीं पहचान पाएंगे होरोस्कोप में। हम लोग जब आपको पॉइंट्स लिखवाते भी हैं अगर आपको, तो वो भी एक तरह से कुंडली की विवेचना ही है, क्योंकि जब आपको वो थ्योरी, अब आपने देखो, आप एक नर्सरी क्लास में थे, 5th में आए, 10th में आए, 12th में आए, इंजीनियरिंग में आए या मेडिकल में आए, तो आप हम्म। ये नहीं कह सकते मेडिकल में जाके कि भाई थ्योरी तो हमने 12 साल पढ़ ली, अब आप सीधा ऑपरेशन करना सिखा दो, हम्म। है ना। ओके। तो हम्म। ये कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है, जरूर होता है, हम लोग अपने पीजीडी में भी करते हैं कि जैसे जैसे हमारा, जैसे कुछ मैं जो मेरा अपना तरीका है, जैसे मैंने 3 हाउसेस आपको करा दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट करा दिए अच्छे से। फिर मैं होरोस्कोप लगाती हूँ, एग्जाम्पल होरोस्कोप, और उसमें हम सिर्फ उन 3 हाउसेस के बारे में ही डिटेल से प्रैक्टिस करते हैं उन होरोस्कोप से। उसके बाद हमने फिर 3 हाउसेस को पढ़ा, और फिर नेक्स्ट होरोस्कोप जो हम लगाते हैं वो हम फिर 6 हाउसेस को अच्छे से उसमें वो करते हैं, क्योंकि पहले आपको थ्योरी तो आनी ही चाहिए। ये हम नहीं वो पीजीडीए में भी ऐसे ही करते हैं कि हम डिप्लोमा जब हमारा कंप्लीट हो जाता था उसके बाद हम प्रैक्टिकल होरोस्कोप लगाते थे। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अब आप पीजीडीए पढ़ चुके हो, आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो आ ही चुकी है चीजों की, और कई हम्म। स्टूडेंट तो मेरे पीजीडीए के बाद बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारी एप्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हम 3 हाउसेस को पढ़ाती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली इनको लेती हूँ, ठीक है। ओके, मतलब प्रैक्टिकल तो होगा ना, बिकॉज हाँ, प्रैक्टिकल के वो तो बिना क्या देखो, है, उसमें समझना वो तो हम कम है। उसमें होरोस्कोप लगाते ही हैं, वो तो देखो, जब मैंने आपको 3 हाउसेस पढ़ाए तो अब मैं उनको होरोस्कोप पे लगाऊंगी, तो ही तो आप लोग भी बोलते हो, मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ आप बोलो, जितना हम्म। आप बोलोगे उतना अच्छा है, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, लेकिन आप बोलो, फिर बाद जी। में मैं उसको करेक्ट करती हूँ जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक ओके। है। थैंक चलिए, Thank you. अच्छा, Ratanji, please unmute yourself. जी नमस्ते जी। Namaste, sir. Namaste. अच्छा सर, मैं पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी मास्टर में ज्वाइन करना चाहता हूँ, जी, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे पीजी का मैंने जो आंसर शीट है पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आपको सेंड किया था,
जी तो उसका मार्कशीट मुझे मिला है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जो नंबर मुझे मिला है या जो नंबर मुझे कटिंग हुआ है हम्म उसका अगर मुझे पता चलता है कि कौन सी आंसर शीट में मैंने जो गलत किया हूँ हम्म तो वो करेक्शन हो जाता अगर स्टूडेंट को पता चलता। जी तो बिल्कुल सर, we will अगर do the needful sir. You can contact with your relationship manager, or you can request the same, and we will do the needful sir, don't worry. सर मैंने कांटेक्ट किया था रिलेशनशिप मैनेजर से, Okay, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। okay, तो कहते ठीक है आपको मिलेगा, बट मुझे मिला नहीं है अभी तक। okay sir, please make a note of my number 70234 ओके, 19351. जी जी जी। ठीक है सर, so please call me after 11 a.m. so that I will do the needful sir, don't worry. और आपका Okay. शुभ नाम? मेरा नाम रतन मंडल। ओके ओके, ठीक है रतन जी, विल डू द नीडफुल. थैंक यू। थैंक यू सो मच. जी विजय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. विजय कुमार. जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. देवाशीष जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. नमस्कार। नमस्कार. सर मैं आपके यहाँ अभी एमए का स्टूडेंट हूँ। आपके यहाँ से बीए मैंने पास किया है, जी. डिप्लोमा किया है और जी. एमए का स्टूडेंट हूँ। मैंने जानबूझकर 1 साल का गैप लिया। मैंने फीस भर दी थी, लेकिन 1 साल का गैप क्योंकि मैं अच्छी तरह पढ़ लूँ। मुझे जी. दो तीन चीज मैडम जी से पूछना है कि जैसे एक अरुधा लग्न होता है, चलित चार्ट होता है, चलित चार्ट का कितना महत्व है, अरुधा लग्न का कितना महत्व है और षोडशाष्टक वर्ग का कितना महत्व है? देखो, चलित चार्ट को तो मैं कंसिडर नहीं करती, क्योंकि हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर ने बोला है कि चलित चार्ट को नहीं देखना, आप जी लोग को D1 से ही जो प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। जी और दूसरी बात, जो अरुणा लगन है ये जैमिनी का पार्ट है, और ये काफी काम आता है इसमें, और इसकी अपनी पूरी इंपॉर्टेंस है। और जो अष्टक वर्ग है इसका तो बहुत ही रोल, इसको तो हम लोग जो हमारा ट्रांजिट है उसमें बहुत यूज कर सकते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से, 7.5 के लिए आप इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम इसमें कई चीजों को भी वैसे देखते हैं इसमें, लाइक कि मान लो किसी के 10th हाउस में 28 पॉइंट्स हैं, ओके, और 11th हाउस में उसके 35 पॉइंट्स आते हैं, तो हम ये बोलते हैं उसको कि इस व्यक्ति की जितनी मेहनत है, गेन इसको उससे ज्यादा है, मेहनत इतनी नहीं है जितना इसको गेन है ना। लाइक अगर किसी के 10th में 35 पॉइंट्स हैं और 11th में 28 पॉइंट्स हैं, तो इट्स मीन कि इसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उतना इसको गेन नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे ही अगर 12th में ज्यादा हो जाते हैं 11th से, तो हम ये बोलते हैं कि जितनी इसकी कमाई है उतना इसका खर्चा उससे ज्यादा है। तो हम इन नंबरों से भी छोटी छोटी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और बाकी ट्रांजिट में तो ये बहुत यूज आता है। जैसे मैडम गुरु पंचम स्थान में है और ट्रांजिट में गुरु की शनि जो है 11वें स्थान में है, और शनि अभी आया है शायद कुंभ राशि में है, अभी वक्री हुआ है। तो क्या इसको ट्रांजिट को कैसे करेंगे, क्योंकि अपने से वो 11वां हो गया। हाँ तो अच्छा है। ट्रांजिट को बाकी जोड़ना बड़ा मुश्किल जाता है। नहीं, अभी आपको ऐसा ऐसा होता है ना, ये अष्टक वर्ग अगर हम आपको सिखाएंगे तो आपके लिए ट्रांजिट बहुत इजी हो जाएगा, जी ठीक है। तो आप पहले इसे सीखें तो फिर आपको ये चीजें थोड़ी इजी जी लगेगी। जी जी। जी आयुष अग्रवाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो जी, एम ऑडिबल सर? यस यस. सर मेरे क्वेश्चन पीजी डिप्लोमा रिलेटेड है, शुड आई आस्क नाउ और जब उनका होगा Sir, तब this करें? is the master's course, so you can ask the queries related to the master's course. ठीक है, अभी तो एक्चुअली आई एम अ फ्रेशर, मैंने अभी पीजी भी नहीं किया है, जी तो आई वांट टू एनरोल इन दैट, तो उसके क्वेश्चंस थे, मैं फिर जी उसमें बिल्कुल. पूछ लूंगा। हाँ वो उसका भी होगा सेशन कुछ दिनों में सर अभी? sir, you can contact me, or you can connect with your relationship manager regarding the PG course. ओके, Right. थैंक Okay, thank you sir.
The Tej Singh ji, please unmute yourself. जी सर, नमस्कार. Please unmute yourself, sir. Mr. Ravi, please unmute yourself. Ravi ji. Swati ji, please unmute yourself. जी. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग. Ma'am, sorry, में Ma'am, your voice is not clear. इस नेटवर्क इशू होगा सर फिर. जी जी. कितनी क्लासेस होंगी सर मास्टर्स में, ये पूछना था मुझे. Ma'am, the classes इसमें will आपकी go on. सॉरी सॉरी सर, जी प्लीज जी. कंटिन्यू. The classes will go on for no, like 3 to 4 months, ma'am, and the duration is 1 year. अच्छा मैम, एक बात पर्सनली आपसे पूछना है. जैसे हम पीजी में आपके बैच में नहीं थे, अदर प्रोफेसर के बैच में थे, तो अब मास्टर्स हम आपसे करते हैं, तो ऐसे कुछ वो तो नहीं होता कि हमने वहां सीखा फिर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आती, क्योंकि अब सबका तरीका अलग होता है मैम पढ़ाने का. दैट वाई पूछ रही हूँ मैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ आप जब मैम. पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, है ना. अभी तो मैं नहीं क्या मैम, कह सकती हूँ. नहीं मैम, ये मैंने सेकंड डेमो क्लास लिया है आपका, क्योंकि मुझे मास्टर्स करने ही है आपसे, तो मैंने ओके थोड़ा ओके ब्रेक लिया क्योंकि मेरे दूसरे कोर्स चल रहे हैं इसी कॉलेज से. पर अब ओके मैं ओके. आपको कंटिन्यू करूंगी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा डिटेल मतलब आपसे आ जाएगा मेरा. जहां जहां कमी है वो पूरी हो जाएगी, आपके साथ भरोसा है मुझे. देखो, कोशिश तो हम जरूर करेंगे. बाकी तो भगवान मालिक है. नहीं हाँ मैम, जी ये सर. सेकंड क्लास मैं बता रही हूँ ना, आपकी सेकंड क्लास ली है हमने ये डेमो. काफी स्टूडेंट ओके थे हम फर्स्ट में भी, फिर जी. हमने ओके ब्रेक ओके. लिया क्योंकि दूसरे कोर्स चल रहे थे, तो मैं इस बार अब कंटिन्यू करूंगी आपके साथ. ओके मैम. ठीक है, बिल्कुल. Welcome, welcome, ma'am. Thank you. Right, ma'am. So we can have the like topic of the day, ma'am. सर, और कोई है जिसके क्वेश्चंस हो, क्योंकि एक्चुअली The यहाँ से questions मुझे are पता done, नहीं ma'am. लग पा रहा. The हाँ जी. questions are done. ओके सर. जी. ओके You can like start the topic, ma'am. ओके. ठीक है. हम लोग जैसे अभी मैरिज का टॉपिक ही कर रहे थे, हमने थोड़ा सा किया उसमें कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग, जैसे अभी किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि आप हमको प्रैक्टिकली करवाएंगे कि नहीं, है ना. तो वही मेरा उनको यही आंसर था कि हम प्रैक्टिकली भी चीजें करेंगे, लेकिन उन सब से पहले हमें थ्योरी करना भी जरूरी है ना. क्योंकि अगर आपको थ्योरी आएगी, अभी देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि मैं आपको 5-10 चार्ट करवाऊं, ओके, आप सीख जाओगे. लेकिन 5 और 10 चार्ट नहीं है, चार्ट आपके पास हजारों तरह के आएंगे. एक चार्ट से दूसरा चार्ट कभी भी मिलता हुआ नहीं आएगा. इसलिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि ये वाले डिक्टम हमारे यहाँ लग रहे हैं. क्योंकि हम लोग नॉर्मली 80% तो हम लोग भी डिक्टम्स देते ही हैं आपको हर एक चीज के लिए. 10-20% तो देखो कई बारी कई चार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो जिसमें हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है ना. कई बार हम लोग देखते हैं चार्ट तो 5 मिनट में समझ में आता है. और आज की स्थिति में भी मैं आपको बता रही हूँ, कई बार मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे इसमें से कुछ पता ही नहीं चल रहा. उसको फिर मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, 2-4 घंटे 6 घंटे के बाद आप फिर से उसको देखो तो आपको उसमें और कई चीजें भी नजर आएंगी. ओके, चलिए. अभी हम लोग कर रहे थे 21 ईयर में जिन लोगों की मैरिज हो जाती है, यानी कि अर्ली एज में, तो उसमें हम एक हॉरोस्कोप में क्या देखते हैं. ठीक है. वैसे आपको मालूम है कि विवाह के लिए हम लोग 7th हाउस, 7th लॉर्ड, और किसी भी फीमेल के चार्ट में हम लोग जुपिटर को, और मेल के चार्ट में हम लोग वीनस को देखते हैं. ओके. और ऐसे ही आपको D9 या कि नवमांशा चार्ट जो है
उसको भी देखना बहुत जरूरी रहता है। किसी भी फीमेल होरोस्कोप में या मेल होरोस्कोप में D9 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आपको D9 में जिन लोगों ने मेरे से पढ़े हैं उनको तो मालूम है वर्गा चार्ट को कैसे देखना है, पर आपको मैं फिर भी बताती हूँ। इसमें आपको पहले 50% जो वेटेज है इसमें हम लगन को देते हैं D9 के, और 50% वेटेज आपको D9 के 7th हाउस को देना है। अगर उसका लगन और 7th हाउस एप्रोप्रिएट है, अच्छी स्थिति में है, तो यानी मैरिज लाइफ अच्छी निकल जाएगी उस व्यक्ति की। ओके, इसके अलावा बहुत सारे चार्ट्स में मैंने देखा है, अगर 7th हाउस या लगन में भी D9 में हमको कुछ प्रॉब्लम दिख रही होती है, लेकिन अगर आपका नवमांश कुंडली का 4th हाउस अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह वहां बैठे हो, कोई भी अशुभ प्रभाव ना हो, तो भी आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी निकल जाती है। बिकॉज 4th हाउस जो होता है वो हमारा घर का माहौल है। तो अगर D9 का 4th हाउस अच्छी स्थिति में है, तो भी D1 में या D9 के 7th हाउस में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी बहुत बार देखा गया है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी निकल जाती है। ठीक है, इसके अलावा D9 में आप 9th हाउस को भी देखें। 9th हाउस आपको पता है हमारी किस्मत का, हमारे लक का है। अगर D9 किसका चार्ट है, मैरिज के लिए देखते हैं हम लोग, है ना। अगर उसका 9th हाउस अच्छा है, तो यानी कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक भी हैं आपके चार्ट में, तो भी चीजें कुछ बेहतर आपकी जा सकती है। ओके, तो ये मैं आपको थोड़ा सा 7th हाउस के बारे में बताना चाह रही थी। इसके अलावा अगर आपने ये देखा कि किसी की 21 से 24 की एज में शादी होती है, वैसे एक चीज और है, देश काल और पात्र, इसका ध्यान आपको बहुत जरूरी रखना है। बिकॉज कि दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में अगर किसी की शादी 24-25 साल में होती है, तो हम उसको अर्ली मैरिज भी कह सकते हैं। लेकिन यही अगर कोई गांव देहात का पर्सन आपसे पूछना चाह रहा है, तो उसके लिए 24-25 तो बहुत ही लेट मैरिज है, और कई जगह तो 21 को भी लोग लेट बोलते हैं, है ना। तो देश काल और पात्र, इसको देखना बहुत जरूरी है। और जितनी भी प्रिडिक्शन आपकी है, ये सब चीजों को आपको देख के करना है। एक मेट्रो सिटी में आप 28 वर्ष की उम्र में भी अगर किसी की शादी हो, तो आप कह सकते हो कि ये नॉर्मल एज में इसकी शादी है। लेकिन गांव के व्यक्ति के लिए तो 28 ईयर तो ऐसा है कि उसकी पूरी लाइफ ही निकल गई जैसे। ठीक है, तो ये चीज भी देखना है आपको। और इसके अलावा मैरिज के लिए D9 को जो मैंने आपको बताया, 4th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस, आपको इन सबको भी कंसिडर करना है। ओके, अभी अगर मान लीजिए किसी को हम बोलते हैं डिले मैरिज है, 24 to 28, जिसको कि हम डिले मैरिज बोलते थे पहले, पर आज इसको फिर भी हम इतना डिले नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि 1st 7th और 2nd और 8th जो हमारा 17x है, और 2nd एंड 8th जो x है, इसमें अशुभ ग्रह शनि या मंगल, अगर ऐसे ग्रह बैठे होते हैं, तो हम बहुत बार कह देते हैं कि मैरिज थोड़ा सा डिले है। अगर शुभ ग्रह यहाँ पर वक्री हो जाते हैं, शुक्र अस्त हो जाता है, तो ये जो मैरिज है डिले है। अगर ये भी बहुत जगह देखा गया है, अगर सैटर्न, मून और सन इनको देखता है, तो भी मैरिज को बहुत ही डिले माना गया है। पहले हम 28 को बहुत डिले कहते थे, बट आज तो फिर भी इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका 7th लॉर्ड जो है वो अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या अशुभ ग्रह उसके साथ बैठे हो, तो भी आप कह सकते हो डिले मैरिज। इसके अलावा अगर आपका 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, 4th हाउस के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हो, तो भी आप कह सकते हो। और जो लोग जेमिनी जानते हैं, वैसे हमने PGDA में जेमिनी भी थोड़ा कराया है, अगर आपका दारा कारक, जो कि जेमिनी में आपको मालूम है कि जो दारा कारक होता है वो हम अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए उसको हम देखते हैं,
अगर वो भी पीड़ित है आपका, तो भी हम थोड़ी सी शादी को डिले कह सकते हैं। अगर 7th हाउस में शनि बैठा हो, अगर अपनी राशि में हो तो बात अलग है, परंतु किसी और राशि में शनि बैठा हो तो भी, क्योंकि शनि बहुत स्लो स्लो हर काम, उसको शनि शनि बोला जाता है, तो भी वो मैरिज में थोड़ा सा डिले जो है वो करता है। ठीक है। इसके अलावा जो 28 से भी अधिक आयु में जिन लोगों की शादी होती है, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं और अशुभ प्रभाव में भी वो रहते हैं। या किसी का जो लग्नेश है वो 12th हाउस में रहता है तो भी डिले मैरिज देखी गई है। और 7th लॉर्ड 8th हाउस में हो या 8th लॉर्ड 7th हाउस में हो तो भी हमने 28 से ज्यादा डिले मैरिज को देखा गया है। और इसके अलावा यदि 7th हाउस में, जैसे मैंने आपको बताया, शनि बैठा हो या 7th हाउस में शनि का प्रभाव ज्यादा हो तो भी व्यक्ति को डिले मैरिज होती है। और कई बार व्यक्ति जो है वो अंदर से उसको शादी करने की इच्छा भी जागृत नहीं होती, अगर शनि का बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध जो होता है अगर उसमें आ जाए। ठीक है। और कई बार ये देखा गया है कि शनि और सूर्य अगर देख रहा हो, मैरिज डिले होती है, मैरिज में प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन अगर शनि, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों की युति हो जाए और क्लोज डिग्री युति हो जाए तो नो मैरिज भी देखी गई। ठीक है। अब जैसे शुक्र जो है, अगर वो बंजर राशियों में हो, बंजर राशियां कौन सी हैं? मिथुन, सिंह, कन्या, इनको हम बंजर राशियां बोलते हैं। अगर शुक्र बंजर राशि में हो तो भी कई बार देखा गया है कि जो मैरिज है वो नहीं होती। ठीक है। सप्तमेश छठे भाव में बैठा हो, नीच का हो जाए या निर्बली हो जाए तो भी इसको हम नो मैरिज कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। और अगर सप्तमेश और आपका लगन और शुक्र तीनों बंजर राशियों में आ जाएं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन होती है वो हो जाती है। और चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, अभी मैंने आपको बोला था कि चंद्रमा और सूर्य अगर शनि से पीड़ित हो जाए तो कोई प्रॉब्लम रहती है शादी में, डिले या नो मैरिज। परंतु किसी का अगर चंद्रमा, सूर्य और शुक्र तीनों अगर शनि से पीड़ित हो जाए तो भी मैरिज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अभी आज मैंने थोड़ा सा बताया आप लोगों को कि हम थोड़ा सा डिटेल कैसे बताएंगे। वैसे तो ये 7th हाउस की बहुत ज्यादा डिटेल है इसमें, अभी सिर्फ थोड़ा मैंने आपको 15-20 मिनट ये बताया कि हम लोग अब हर एक हाउस को डिटेल में कैसे देखेंगे। ठीक है। और बाकी आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार ऑफिस में बात करें एडमिशन के लिए, क्योंकि आई थिंक सो कि हमारा मे भी हो सकता है अक्टूबर 2nd वीक में हम लोग एमए का अपना बैच स्टार्ट भी कर सकते हैं, अगर हमारे एडमिशन आप लोग टाइमली ले लेते हैं तो। क्योंकि हमारा 2nd वीक ऑफ अक्टूबर ही है ना सर, आई थिंक सो। मेरी हर्षिता जी से बात हुई थी। जी जी मैम, पॉसिबली। हाँ, तो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा एमए स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस मंथ में एडमिशन ले लें, ताकि कोई भी क्लासेस आपकी मिस ना हो। क्योंकि जब एक सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग स्टार्टिंग से ही करें तो अच्छा रहता है। और 4 मंथ्स हमारी क्लासेस रहती हैं। और बाकी सर आप कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। जी मैम, the duration is 1 year, or after the completion of syllabus you can take your own time to write the examination. Or the eligibility for this particular master course is the postgraduate in diploma or diploma, where you can connect with your relationship manager and you can like have the eligibility check. Ma'am, we have a question from Anjali. हाँ हाँ सर, अंजलि ये मैम? अंजलि जी का जी कुछ जी, क्वेश्चन। अंजलि जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। यस मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं, आप मेरे हाँ स्टूडेंट हैं क्या? मैडम,
नहीं मैडम, मैंने ऑलरेडी टैरो में एडमिशन ले लिया है, पर ओके। मुझे वैदिक में भी थोड़ा इंटरेस्टेड था। तो मेरा एक डाउट था मैडम कि ये एक आता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एक आता है नाड़ी और एक केपी आता है, तो तीनों में फर्क क्या है मैडम? और अगर वैदिक में अगर 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 ये तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है अगर एज एस्ट्रोलॉजर अच्छा, अगर बनना है? अभी पर देखो, तीनों में फर्क। एक तो पहले मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट नहीं करा तो ये कोर्स आपके हम्म। लिए नहीं है। ये जो आपका बेसिक है उससे एक लेवल अप है। ये एमए एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार है, पहला बात तो ठीक है। और दूसरा हाँ जो है, हाँ। जो बीएनएन है या जो नाड़ी है या केपी है, इनकी एक अपनी अलग जो है वो तरीका है। जैसे नाड़ी में हम लोग या केपी में हम लोग नक्षत्रा से प्रिडिक्शन करते हैं, ओके। ठीक है। हम्म। और बीएनएन में हम लोग जो हमारे जितनी भी कंजंक्शंस होती हैं आपस में, उनके हिसाब से हम्म। हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। और वैदिक जो है ये हमारा एक अलग ही है। और सबसे हम्म। जरूरी मेरे हिसाब से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करें। वैदिक में आप ओके। डिप्लोमा पीजी करें, उसके बाद एमए करें। उसके बाद फिर आप जो केपी है वो बहुत अच्छा हेल्प करती है। जब आप एक बार वैदिक में अच्छी पकड़ आ जाती है तो एक हम्म। अदर जो ये हम लोग सीखते हैं तो ये हमारी हेल्प करती है। बीएनएन है, उसके बाद आप बीएनएन भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारी हेल्प करती है। हम्म। क्योंकि आप लोग जब हम्म। प्रिडिक्शन करते हैं तो आपने वैदिक, जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि सबका मदर फादर तो वैदिक ही है, हाँ 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 तो हाँ। वो तो पहले करना जरूरी है। उसके बाद फिर आप ये रिलेटेड स्ट्रीम्स को भी अगर पढ़ते हैं तो आपकी जो प्रिडिक्शन है वो और फाइन हो जाती है, ठीक है ना। ओके। एक आपको हेल्प मिल जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 किलो का बोझ उठाया हुआ है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, कई बार नहीं उठा पा रहे, किसी ने आपको हेल्प कर दिया, आपको थोड़ा इजी लगता है। कई बार वैदिक हम्म। में क्या होता है, आप कोई चीज पकड़ना चाह रहे हो, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, आप नहीं पकड़ पा रहे, तो आप केपी का भी सहारा ले सकते हो साथ में, और बीएनएन का भी। परंतु बेसिक पहले वैदिक आना जरूरी है सबके लिए। हाँ मतलब एडवांस है आगे केपी का, अगर और हाँ, अच्छे से अगर बिल्कुल पकड़ चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। astrology में। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन था कि जैसे किसी किसी क्लाइंट का अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता, तो भी पॉसिबल है कि वैदिक के थ्रू हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हम वैदिक या से करते केपी में हैं। या नाड़ी में? हाँ। नहीं, केपी नाड़ी में भी आप कर सकते हो। वैदिक में क्या होता है, आप प्रश्न कुंडली होती है ना, हाँ कि हाँ हाँ। उस व्यक्ति का जो भी प्रश्न हो वो हमसे पूछ सकता है। और केपी में ही ऐसे होरारी नंबर होते हैं 0 to 247, उसमें आपको बोला जाता है आप कोई भी एक नंबर चूज करो, तो हम उसके हिसाब से भी आपको बता सकते हैं। तो दोनों में ही हम कर सकते हैं, अगर किसी का चार्ट नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। सर मुकुल जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी, क्योंकि मेरी लास्ट क्लासेस जो मेरी पीजी की कंप्लीट हुई थी वो सैटरडे संडे थी, तो मैं कंफर्टेबल कर पा रहा था। पर उसके बाद जो मास्टर्स की क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो फिर वेडनेसडे की थी, तो वो मैं कर नहीं पाया। अभी मैंने इंग्लिश में ज्वाइन करी है जिसकी कल फर्स्ट क्लास थी, वो सैटरडे संडे चलेगी। पर मुझे कंफर्ट, वो पिछला कोर्स मैंने पूरा हिंदी में किया था, और थोड़ा सा वो सर साउथ के हैं तो वो एक्सेंट की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। Okay. तो अगर अपना बैच स्टार्ट हो जिसमें वीकेंड्स में हो तो मैं, मेरे लिए बेटर होगा मैं ज्वाइन करूँ। देखो, अभी मैं आपको टाइमिंग का फाइनली कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन हमारे यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नहीं आती स्टूडेंट्स को। अगर आप कोई क्लास नहीं भी अटेंड कर पाते तो हम लोग नेक्स्ट डे उसकी रिकॉर्डिंग भी देते हैं आपको। अगर दो में से आप एक भी क्लास, अब जी जैसे जी मेरा पीजीडीए का चल रहा है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक ही क्लास अटेंड करते हैं और एक की रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो जी जी जी। ये क्या होता है, जब हमारा एडमिशन होता है मेरे स्टूडेंट्स का, तो उनके कंफर्ट के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सबको ठीक रहेगा। और बाकी हम लोग जी जी। रिकॉर्डिंग्स तो देते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है मैम। हाँ, या मैम तो एक आप थोड़ा सा ये, वेट कर लें, एक वन जी वन टाइम डिसाइड हो जाएगा जब 2 वीक्स के बाद, तब आप सोच लीजिएगा, है ना।
सेकेंड वीक तक। हाँ Thank you. ओके Thank मैम, you, ये Mukul ji. ये ज्यादा बेटर। मैम ये हम इसमें प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे ना मास्टर्स नहीं, में? प्रश्न कुंडली तो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, जो लास्ट हमारा पीजीडीए था उसमें हम लोगों ने प्रश्न कुंडली तो अच्छा, कर उसको चुके मैम डिटेल में यानी समझेंगे? हैं। नहीं, प्रश्न कुंडली हम लास्ट में कर चुके जी मैम पढ़ा था पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन। हैं। हाँ, आप ऐसा है कि प्रश्न कुंडली के लिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दीपक सर की है प्रश्न कुंडली के ऊपर पूरी डिटेल है, 2 बुक्स हैं उसकी, जी। तो आप वो लेके पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। दीपक सर की? हाँ, ओके मैम। फिर भी मैं एक बार ना नाम दोबारा देख लूंगी, मुझे थोड़ा सा नाम का आ नहीं रहा। ठीक है मैम। Thank you, Mukul ji. थैंक यू सर। जी देवांश जी. मैडम प्रश्न कुंडली में ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रश्न कुंडली में जो स्थान लिया जाता है बर्थ प्लेस, वो पूछने वाले का लिया जाएगा कि मेरा ही लिया जाएगा जहां मैं बैठा हूँ? नहीं, देखो जहां तक मैंने पढ़ा है, हम लोग जहां पर एस्ट्रोलॉजर होता है वहां जी का स्थान लेते हैं प्रश्न कुंडली में। जी। और एक सवाल और है, जैसे मैं एक कुंडली देखना चालू करूं, मैं पूरी आप लोग की किताब पढ़ा हूं, तो किस किस स्टेप में सबसे पहले लग्न देखूं, उसके बाद दशा देखूं, उसके पहले D9 देखूं, क्या यानी स्टेप क्या होना चाहिए? देखो ये तो आपका अपना नॉलेज है, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो जब किसी का होरोस्कोप बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले दशा देखती हूँ, होरोस्कोप तो मैं बाद में देखती हूँ, क्योंकि दशा ही हमारी दिशा निर्धारित करती है जीवन की। तो पहले तो मैं ये देखती हूँ कि दशा क्या चल रही है, उसके बाद फिर आप देखो कि लग्नेश जो है हमारा, लगन कहाँ पर है, उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी दशा के लिए चाहे राजयोग हो या धन योग हो, परंतु अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा तो ही आपको उसको उतना फायदा मिल पाएगा, है ना। उसके बाद जहां की दशा चल रही है उन हाउसेस को देखो, उनके लॉर्ड्स को देखो कि वो कहाँ पर हैं, फिर आप उनकी स्थिति D9 में देखो, है ना। अब मान लीजिए आपके पास कोई प्रोफेशन का पूछने आया तो आप उसका D10 भी देखोगे, दशमांश कुंडली भी देखोगे, लेकिन D9 जो है वो हर एक ग्रह के लिए देखना जरूरी है। कि मान लीजिए किसी का बृहस्पति D1 में नीच का है, परंतु आपने D9 में देखा उच्च का हो गया, तो अब वो उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं देगा जितनी कि आपको D1 में दिख रहा था। तो D9 तो हर एक ग्रह के लिए देखना जरूरी है, और बाकी जो सामने वाले का प्रश्न है उससे रिलेटेड वर्गा चार्ट भी आपको देखना चाहिए। एक सवाल और है, जैसे BA के परीक्षा में मैंने सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखी थी, उसके हम्म 2 ग्रह नीच के, छठे स्थान पे मंगल नीच का है और 8वें स्थान में शुक्र नीच का है। हम्म वहीं पे मैं कंफ्यूज हुआ, एक मैं यूट्यूब में देख रहा था, जब उसको चलित से देख, जब उसने चलित लगाया, जो भी है कोई प्रोफेसर लिखते हैं अपने आप को, तो उन्हें जब चलित लगाया तो कुंडली थोड़ा वो लगी मेरे को, यानी ठीक लगी, क्योंकि उनकी चंद्र की दशा आई, चंद्र के साथ राहु था, उसके बाद उनकी मंगल की दशा आई, मंगल छठे स्थान में नीच का बैठा हुआ था, हालांकि वो नीच भंग राजयोग बना रहा था। फिर शुक्र भी उनका वो था, क्या बोलते 8वें स्थान में नीच का। तो देखो ऐसा है कि वो तो किसी का होरोस्कोप पूरा देख के ही आप एनालाइज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये जितने भी लोग हैं ना, फेमस लोग होते हैं, 90% इनकी कुंडलियां गलत डली होती हैं, अच्छा, और फिल्म स्टार्स की तो ज्यादातर गलत ही होती है। नरेंद्र मोदी जी की भी मुझे लगता है गलत डली, हाँ, बहुत लोगों की, ये फेमस जितने भी लोग हैं इनकी होरोस्कोप यानी बहुत। कहीं समझ ही नहीं आता इतने बड़े कैसे हो गए करके, कहीं बहुत खोजो उसको तो दिखता नहीं है, फिर उसको फिर कुछ भी बोलना है तो बोला जा सकता है। चलिए, थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Thank you so much. सर और किसी का क्वेश्चन है क्या? That's it, ma'am. अगर अगर किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्रोफेसर से. Right, ma'am. No questions. So, चलिए जी जी. ठीक है सर, चलिए अब हम लोग मिलते हैं सब लोग क्लास में, Right. और फिर स्टार्ट करते हैं अपना एमए का।
So it was a great session by the professor और आपने मैरिज के बारे में अच्छी तरह से बताया। जब लाइक कंफ्यूजन आता है लाइक मैरिज मैचिंग में या फिर लाइक मैरिज के टॉपिक पे ऊपर, so we would be like सर using। मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी जी सर, पूछिए सर। सर मुझे स्टार्टिंग से कोर्स लेना है। सर आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से एक बार बात कीजिए ताकि आपका जो कोर्स जो है वो ग्रेजुएट लेवल से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है सर, जहाँ आपको लाइक पूरी जानकारी आप जान पाएंगे। जी सुशील, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आवाज इवनिंग नहीं आ सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैंने कल वास्तु का भी अटेंड किया था सेमिनार। जी सर मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि आई हैव डन वैदिक नाड़ी एंड लाल किताब, but I have little doubts in Vedic astrology. ओके And after that, I want to do the PhD in astrology in Okay. Vedic. Hmm. तो सर मैं आपसे एक बार पर्सनली बात करना चाहूंगी कि मैं मास्टर्स करने के बाद फिर कैसे पीएचडी में एनरोल कर सकती हूँ और कौन कौन से वीकर जोन है मेरे जो कोर्स है वो बेटर रहेगा करने के लिए। Right, ma'am, right. Please make a note of my like contact number. It's Yes, sir. Please give me. 70234 Pardon, please. 70234 Yes. 9135 913552. 351। ओके सर, आई विल कॉल यू टुमारो सर। मेरे को थोड़ा सा बस नॉलेज चाहिए कि कहाँ से लेवल से स्टार्ट करके so that I can do the PhD also. I want to do PhD in Astro as well as in Vastu. Okay, right, ma'am. I have shared the like contact number in the like chat box also. So please connect with your relationship manager and also you can connect with me for more guidance on the enrollment in masters as well as in the like postgraduate in the diploma also, and also in the like research the program. Thank you. So I request everyone to unmute. Ma'am, we have one more question. Neetaji, please unmute yourself. नेताजी। हेलो। जी मैम, नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये मैंने 2008 में ना पीजी डिप्लोमा किया है आपके यहाँ से एस्ट्रोलॉजी में। जी 2008 में मैनुअल होता था उस समय सर, तो मैं पूरा मतलब लगभग भूल गई हूँ। तो मुझे पुनः क्लासेस अटेंड करने की मुझे अनुमति मिल पाएगी क्या? जी मैम, आपको लाइक पॉसिबल है कि आपके जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं तो वो हम शेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर। तो बुक्स तो सेम रहेगी मैम, उसमें तो कोई हाँ, चेंजेस नहीं शायद। हाँ अच्छा शायद हाँ बुक्स वगैरह तो है मेरे पास। हाँ जी लेकिन लेकिन मैं उसको मुझे जी जी फिर से अटेंड बिल्कुल करना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा मेरे जी माइंड जी में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल we will connect and we shall do the needful things, ma'am. Don't worry. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक Thank यू। you. So it was a like great session by Professor Aarti Kapoor ji, and I request you all to connect with your relationship manager, and then if not possible, then you can connect with the the contact number provided in the chat box. I would like to say again, the 70234 is the contact number of the office. You can connect if there is any issue in connecting with your relationship manager. Thank you, Professor. It was a great session. I request all to unmute yourself. Thank you, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. जय श्री कृष्ण सर। Thank you all. Jai Thank Shri you, ma'am. Krishna. Thank you, madam. Thank you so much.